सो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हर बॉडी का समझा था। ठीक है, एक बार फटाफट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मैं बता दूं, जिससे कि जो बच्चे नहीं अटेंड कर पाए थे उनको समझ में आ जाए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली रोटेशनल एनालॉग है ट्रांसलेशनल मोशन में। जैसे मास होता है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, उसी तरह रोटेशनल मोशन में उसी चीज को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस कर दिया जाता है और इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल लीनियर मोशन जब हम लोग करते थे तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते थे। यहाँ पे रोटेशन के केस में सेम चीज में हम लोग क्या लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो फोर्स के जगह आ जाता है टॉर्क। टॉर्क बेसिकली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो टॉर्क होता है। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ हो गया। ठीक है, अब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा जब लिख रहे हैं, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर और ए इज इक्वल टू अल्फा आर। ये इस तरह से हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब हमारे अलग अलग बॉडीज हैं, उन सब बॉडी का अलग अलग हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि भाई रिंग है एक, अगर एक रिंग है जिसका कि रेडियस आर है और मास एम है, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है रिंग के केस में। सेकंड, अगर यही एक डिस्क है, डिस्क जिसका मास m और रेडियस r है, तो डिस्क के केस में I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 है। तीसरा हम लोग आते हैं, डिस्क के बाद हम लोग जो है हॉलो सिलेंडर पे आते हैं। सो हॉलो सिलेंडर के केस में फिर से I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। फोर्थ है सॉलिड सिलेंडर। सो सॉलिड सिलेंडर के केस में फिर से हमारा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिफ्थ है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर है। ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में डिराइव किया था। सॉलिड स्फीयर के केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 2/5 एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने एक और सबसे पहले किया था, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल अगर है, सो यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। जहां पे इस रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग एक्सिस लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, और इस रॉड का जो लेंथ है वो एल है, मास एम है, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। ठीक है, और यही अगर एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट है, इसका लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, लेंथ एल के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई 12 ही होगा यहाँ पे भी। और अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना होता जो कि बी के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में, इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, दिस इज एम बी स्क्वायर बाई 12। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी। पिछली क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं थे, इसीलिए मैं ये एक बारी तुम लोग को थोड़ा बता दे रहा हूँ जिससे तुम लोग को समझ में आ जाए। क्लियर है सभी को?
यस सर। वेदांश कहाँ थे बालक, इतने दिन तक एग्जाम दे रहे थे क्या? यस सर, एग्जाम चल रहे थे मेरे। कैसा हुआ तुम्हारा एग्जाम सब? सर अच्छे थे। अच्छे थे मतलब कैसे? मार्क्स मार्क्स आए? नहीं सर, अभी परसों ही खत्म हुए थे, अभी तो मार्क्स आने में 2-3 हफ्ते लगेंगे। अच्छा, और जो पीछे का जो मिस विस हुआ है वो सब वीडियो देख लेना सारे हाँ लेक्चर यूट्यूब से, ठीक है? जहाँ नहीं समझ में आए पूछ लेना मेरे से। अब थोड़ा ओके अपने आप को, अब सीधे अब एनुअल एग्जाम का चिंता करना है। तो एनुअल एग्जाम के पहले अभी पूरा 11th क्लास का आईआईटी जो है ना, रगड़ देना है अच्छे से, ठीक है? ओके सर। वापस थोड़ा जोश लाओ, तुम लोग सब लोग ठंडे हो गए एग्जाम के चक्कर में, नहीं? चलो चलो, इसको इसको ये समझ में आ गया सबको? एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस? अब हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, है ना? So there are two theorems. One is, so theorems on moment of inertia. तो पहला थ्योरम कहता है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये जो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है, ये क्या बताता है कि हमारे पास अगर एक रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी मतलब जिसका कि शेप फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता है। इस रिजिड बॉडी का इस एक्सिस, मान लो ये एक्सिस हमारा ए बी है, राइट? सो रिजिड बॉडी है ए बी, एक्सिस ए बी है, इसके अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस ए बी इज आई ए बी, और इससे डी डिस्टेंस पे एक और पैरेलल एक्सिस है, ठीक है? वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया about this parallel axis. Let's say this parallel axis is CD, so we have to find the moment of inertia about CD. हमें moment of inertia about AB दे रखा है, हमें CD के about moment of inertia निकालना है जो कि D distance पे है AB से। तो moment of inertia about CD is equal to moment of inertia about AB plus of mass, अगर इसका m है, m into d square। तो जितने डिस्टेंस से हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे एक्सिस को, उतने डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास हम ऐड कर देंगे ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो हमें नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। दूसरा है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमें कहता है कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वाई एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये एक्स है और ये वाई है। हमें जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है, तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड निकालना चाहते हैं, तो that will be equal to Iz is equal to Ix plus Iy. So moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis is equal to moment of inertia about z axis. So this is known as theorem of perpendicular axis. Clear है बच्चों? यस सर। लिख लो फटाफट। सर अगर कोई रिजिड बॉडी दी है तो सर उसमें हम कैसे बताएंगे कि जेड एक्सिस कौन सा लेना है? नहीं, वो तुमको मेंशन्ड होगा। मान लो तुम्हारे पास, तुमको कुछ एक इस तरीके से बताया हुआ है कि एक डिस्क है, ठीक है? ये डिस्क एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस।
राइट। एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब एक्स और वाई दोनों इस डिस्क से पास कर रहे होंगे। हमें अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस के अबाउट, मतलब जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग अभी जो डिराइव करके रखे हुए हैं वो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क इज इक्वल टू mr²/2, ये हमें गिवन। अब हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ अ डिस्क। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, वो या तो एक्स एक्सिस भी ले सकते हो, वाई एक्सिस भी ले सकते हो, दोनों डायमीटर ही कहलाएगा हमारा। तो अगर हम लोग आई एक्स या आई वाई निकाल लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा क्वेश्चन में जो पूछा गया है। तो अब हमारे पास मान लो आई एक्स का वैल्यू जो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग हो चाहे वाई एक्सिस के अलोंग हो, वो इक्वल होता है सिमिट्री के हिसाब से। मतलब आप इधर ये वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो या एक्स एक्सिस के अबाउट लो, दैट इज सेम, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है कि जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग रोटेट कर रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। तो हमारे पास अगर कोई मान लो ये डिस्क है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस ये है, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है। तो इसके अबाउट अगर रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स अगर हम लोग ये एक डिस्क ले, ये एक्सिस मान ले, तो इसके अबाउट ऐसे रोटेट होगा, मतलब इस तरीके से रोटेट, राइट। तो अब चाहे तुम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, चाहे एक एक्सिस इधर लेके इसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, दोनों केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम होता है। वो इसीलिए सेम होता है क्योंकि इस पॉइंट से, इस लाइन से जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों तरफ, वो मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है इस लाइन के अबाउट या फिर इस लाइन के अबाउट। मास ऑफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल रिमेन सेम। सो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आई एक्स अलोंग आई वाई इज सेम। तो अगर हम आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमको बताएगा आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। तो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड, मतलब mr²/2। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस is equal to mr²/4 which is also equal to moment of inertia about y axis। तो रिजिड बॉडी मतलब जो रिजिड बॉडी, ऐसा हम लोग कोई सा भी ऐसे पत्थर जैसी चीज नहीं ले लेंगे, हम लोग का जो रिजिड बॉडी होगा उसका शेप डिफाइंड होगा। तो इसीलिए वहां पे हम एक्स वाई और जेड एक्सिस डिफाइन कर पाएंगे। अगर हमारे पास कोई इस तरीके का ऑब्जेक्ट आ गया, उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक्स या वाई एक्सिस डिफाइन करना है, तो वो क्वेश्चन में दिया होगा कि किसके अलोंग एक्स एक्सिस लेना है या कौन सा एक्सिस वाई एक्सिस। और फिर वो रैंडम क्वेश्चन तो एक्सपेरिमेंटली फिर हम लोग निकालते हैं ना, फिर तो ये थ्योरेटिकल वाला कॉन्सेप्ट सब फेल हो जाता है। समझ रहे हो? क्लियर है बेटा? यस सर। सर एक और चीज पूछनी है सर। हाँ बताइए। सर जैसे अगर स्फीयर में अगर हम लें तो सर उसमें तो एक्स वाई जेड तो सर सबके इक्वल होना चाहिए सर। हाँ, स्फीयर के केस में यस सर। नहीं तो देखो, जो स्फीयर के केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, एक्स वाई जेड तीनों ही सेम ही होता है। सही बोल रहे हो तुम। उसके केस में यहाँ पे ये जो हम लोग एक्सिस लेते हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, वो हमेशा 2/5 mr² होगा। चाहे तुम ये एक्सिस लो, चाहे ये वाला एक्सिस लो, चाहे ये वाला एक्सिस लो, हर एक्सिस के अबाउट सेम हो, ठीक है। बट तुम अब बोलोगे कि ये 2/5 mr² प्लस 2/5 mr² इसके बराबर भी हो जाना चाहिए, फिर तो ये इस चीज को हम लोग को मतलब दिस इज नॉट वैलिड, राइट। तो उस केस में बेसिकली हम लोग ये जो आई एक्स आई वाई आई जेड, ये प्लेन फिगर के लिए हम लोग काम करते हैं। मतलब ये जो प्लेनर फिगर है ना, उस केस में ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग ये करते हैं। This theorem is applicable only to the plane bodies.
राइट। 3 डायमेंशनल बॉडीज में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस काम नहीं करेगा, प्लेन बॉडीज में बस काम करेगा। ओके सर। मतलब ये स्फीयर है या फिर सिलेंडर है, उन सब में काम नहीं करेगा। आपका डिस्क है, रिंग है, इन सब में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस काम करेगा। क्लियर है बच्चों? सो ये जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, सबने लिख लिया इसको? यस सर। अब ये जो चीज अभी तुरंत हम लोग बात कर भी रहे थे कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m and रेडियस r अबाउट अ डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट निकालना है। देखो IAB ICD ये दोनों डायमीटर ही है, और ये जो है IZ एक्सिस के अलोंग, मतलब ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z, मतलब अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, IZ is basically this is axis perpendicular to plane of the ring। तो ये प्लेन ऑफ द रिंग के परपेंडिकुलर है, तो IZ हम लोग को ऑलरेडी पता है, रिंग के केस में m इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग इज mr स्क्वायर। नाउ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग अबाउट अ डायमीटर निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a ring about diameter AB is equal to, let's say ये I ले लेते हैं। Now moment of inertia of a ring about diameter CD, ये भी I ही होगा, क्योंकि हर डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, सिमेट्रिकल है। तो दोनों के अबाउट I ही हो गया। तो जो CD है, लेट्स से let AB is perpendicular to CD, तो AB मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं y एक्सिस और CD को मान लेते हैं x एक्सिस के बाद। तो हमें पता है बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, so by theorem of perpendicular axis IZ is equal to IX plus IY, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z हम लोग को ऑलरेडी पता है, दिस इज mr स्क्वायर। IX और IY दोनों I के बराबर है, तो I plus I which is equal to 2I, so I will be equal to mr square by 2। तो जो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr square by 2 है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform ring about its axis perpendicular to the plane of the ring is mr square, and moment of inertia of a uniform ring about a diameter is equal to mr square by 2। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? यस सर। नेक्स्ट कह रहा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m
and radius r about a line parallel to the axis of the cylinder and on the surface of the cylinder. हमारे पास एक सिलेंडर है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r. इसका मास m है, रेडियस r है. हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर, सो I अबाउट द एक्सिस इज इक्वल टू, सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 होता है. ठीक है, मोमेंट ऑफ inertia about the axis of a solid cylinder is equal to mr²/2 होगी. अब mr²/2 इसके एक्सिस के अबाउट है. हम लोग को क्या निकालना है? अबाउट अ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस एंड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर. मतलब हमें यहाँ पे इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, सो ये एक दूसरा एक्सिस है, मान लीजिए ए बी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी. अब हम लोगों ने कितना है, इसको r डिस्टेंस पैरेलली शिफ्ट किया है बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लस mr² कर लेंगे. मतलब mr²/2 जो हमारा एक्सिस के अबाउट है, mr²/2 प्लस mr². सो दिस इज 3mr²/2 हो जाएगा. तो 3/2 mr² हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह अगर सॉलिड स्फीयर का निकालना होता इसके टेंजेंट के अबाउट, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट, दिस इज इक्वल टू, सो इसके अबाउट अगर निकालना, जस्ट सेकंड. हेलो, नाउ सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग को इसके अबाउट जो ऑलरेडी दे रखा है, मान लीजिए ये ए बी के अबाउट हम लोग को निकालना है, और ये जो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है. सो I इज इक्वल टू 2/5 mr². वी आर टॉकिंग अबाउट स्फीयर नाउ. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी अगर निकालना होगा, सो दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I प्लस जितने डिस्टेंस से इसको डिस्प्लेस किया पैरेलली. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहता है कि हमने इसको जितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया है m इंटू r² कर दीजिए जितने डिस्टेंस से आपने डिस्प्लेस किया है. तो 2/5 mr² प्लस ऑफ mr² कर लेंगे तो ये 7/5 mr² होगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes. Now radius of gyration
रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि अगर एक रिजिड बॉडी को हम लोग एक रिंग से अप्रोक्सीमेट करें, मतलब उसको रिप्लेस कर दें रिंग से, तब जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रखेंगे, उस केस में जो रेडियस रिंग का होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। मतलब कि अगर हम लोग को रेडियस ऑफ गायरेशन लेट्स से डिस्क का निकालना है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कॉन्सेप्ट क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन का कि अगर हम लोग एक डिस्क लेते हैं लेट्स से, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है ना, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब ये कह रहा है आप इस डिस्क को एक रिंग से रिप्लेस कर दो, यू हैव टू रिप्लेस दिस डिस्क बाय अ रिंग, ओके, which has the same moment of inertia, okay, mass m and same moment of inertia। तो अगर इसका सेम मोमेंट, मान लो इसका रेडियस k है इस रिंग का, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 था वही mk स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, इस रिंग का रेडियस k है तो mk स्क्वायर के बराबर। अब ये m और m कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, r बाय रूट 2। तो अगर हम लोग इस डिस्क के जगह एक रिंग से रिप्लेस कर देते हैं जिसका रेडियस r बाय रूट 2 है, मतलब डिस्क के रेडियस से रूट 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, तो r बाय रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द डिस्क, 1 बाय रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द डिस्क। अगर हम लोग एक रिंग बनाते हैं जिसमें सेम मास देते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, और वो जो रेडियस है उस रिंग का, उसको हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बेसिकली, इसका कोई प्रैक्टिकल ऐसा नो हाउ नहीं है, बट हाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन का। उसी तरह अगर मान लो ये एक हॉलो स्फीयर होता, तो हॉलो स्फीयर के केस में हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 2 बाय 3 mr स्क्वायर है, और इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे mk स्क्वायर से, क्योंकि भाई रिंग है, रिंग से रिप्लेस करेंगे कि उसका रेडियस k लेके, तो mk स्क्वायर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो कि हॉलो स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इक्वेट करेंगे, और उसके बाद k का वैल्यू निकालेंगे, k इज इक्वल टू root under 2 by 3 r। So this is the radius of gyration of hollow sphere. So this is radius of gyration of hollow sphere. This is radius of gyration of disk. Radius of gyration of disk, and this is radius of gyration of sphere. Is it clear बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लो फटाफट। हो गया सर। अच्छा, कल एक ना टेस्ट है 2 PM to 5 PM। तुम्हारे बैच का टेस्ट नहीं है, लेकिन IIT के का ही टेस्ट है। अगर तुम लोग लिखना चाहते हो, जो लिखना चाहते हो ये टेस्ट, प्लीज इन्फॉर्म अंकित जी, ही विल ऐड दैट टेस्ट टू योर थिंग ऑल्सो, या तुम्हारे बैच में भी हम ही ऐड कर देंगे उसको भी। तो ये जो तुम लोग को जिन लोगों को ये टेस्ट देना है ना, मॉक टेस्ट है बेसिकली, मॉड्यूल टेस्ट है। जो सिलेबस है वहाँ पे सिलेबस अप टू मोशन इन प्लेन तक का है,
मतलब एरर एनालिसिस, यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर, वेक्टर्स, उसके बाद काइनेमैटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। ये 4 चैप्टर का टेस्ट है। तो तुम लोग में से जो देना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो इस टेस्ट को 2 PM to 5 PM। क्लियर है बच्चों? आइडियली तुम लोग सबको देना चाहिए टेस्ट, प्रैक्टिस होता रहता है फिर उससे। लिख लिया सभी ने? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है द पुली शोन इन द फिगर हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। इस पुली का, ये जो पुली जो कि यहाँ पे हिंज्ड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक। अबाउट इट्स एक्सिस एंड इट्स रेडियस इज आर, और इस पुली का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू आर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, assume that the string is light and does not slip on the pulley। तो हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है। तो बिकॉज स्लिपिंग नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितना, मान लो ये मास m a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये भी a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। स्लिपिंग नहीं हो रहा है, जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है। क्लियर है? सो ये हमारा हो गया। अब ये जो पुली, इस प्रोसेस में स्लिपिंग नहीं हो रहा तो पुली क्या होगा, पुली रोटेट करेगा। पुली का रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, और पुली का जो रोटेशन हो रहा है, मान लो उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा है। एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा है तो इसका मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, a/r के बराबर हो जाएगा। लीनियर एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a है, ये जो स्ट्रिंग नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। ओके, सो ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, a एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है। ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से आ रहा है। तो बिकॉज ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो जो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू a/r के बराबर होगा, राइट। रेडियस r है, कैपिटल R। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बड़े वाले मास का। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कैपिटल M है, नीचे के तरफ एक फोर्स लग रहा है mg, और इस पे ऊपर टेंशन T लग रहा है ना, ये टेंशन T लगेगा बिकॉज ये T1 मान लो इस पे, ठीक है। दोनों में टेंशन अलग अलग होगा क्योंकि पुली मासलेस नहीं है, पुली का कुछ मास है, तभी तो, इसीलिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका दिया हुआ है ना। पुली मासलेस नहीं है तो इसका अलग अलग मोमेंट, ये टेंशन होगा, इधर T1 है और इधर टेंशन T2 होगा लेट्स। तो इसमें अगर T1 हो गया, अब छोटे वाले मास का, अगर छोटे वाले ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो स्मॉल mg नीचे के तरफ और ऊपर टेंशन T2 हो गया। इधर एक्सेलरेशन a है, इसमें इधर एक्सेलरेशन a है, राइट। और अगर हम लोग पुली का बनाए, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, T1 इस तरफ है, T2 इस तरफ लग रहा है, और इसका रेडियस जो है कैपिटल R है, और ये एक्सेलरेट, एंगुलर एक्सेलरेशन इधर हो रहा है अल्फा एक्सेलरेशन। अब तीनों के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखें तो पहले यहाँ पे जो कैपिटल M वाला जो मास है उसके लिए अगर लिखेंगे, ये नीचे जा रहा है, नीचे का फोर्स ज्यादा है, तो mg माइनस जो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इसका m इंटू एक्सेलरेशन है ना। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास कैपिटल M इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वो क्या है, mg, और T1 बिकॉज ऊपर है, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो कैपिटल mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma। ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन,
अब हमारा T2 जो है, ये बॉडी ऊपर जा रहा है ना, T2 ज्यादा है mg से, तो T2 माइनस ऑफ स्मॉल mg इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। तीसरा इक्वेशन यहाँ पे रोटेशनल इसमें लिखेंगे, तो इसके वजह से जो टॉर्क है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, तो टॉर्क ड्यू टू T1 कितना है, T1 इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वो इस पुली के सेंटर से ऐसे पास कर रहा है, तो T1 इंटू आर माइनस ऑफ T2 इंटू आर। भाई T1 इंटू आर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, T2 इंटू आर इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा। हम लोगों ने शुरू में ही बताया था भाई, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का इक्विवेलेंट हो गया रोटेशन के केस में। सो T1 आर टॉर्क होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। फोर्स ये है T1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, A अपॉन आर है, ठीक है। सो दिस इज A अपॉन आर। अब हम लोग इसको रिप्लेस कर लेते हैं सारे वैल्यूज को, इससे हमारा एक और इक्वेशन जो मिलेगा, T1 माइनस T2 इंटू आर। तो यहाँ पे T1 माइनस T2 अगर हम लोग कर लेंगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। आर को इधर ले आए, ये थर्ड इक्वेशन हो, राइट। अब फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है हमारा, राइट, इसको, इससे T1 का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, हमारा T1 का वैल्यू आ जाएगा mg माइनस ma, और सेकेंड वाले इक्वेशन से T2 का वैल्यू लिखेंगे स्मॉल mg प्लस स्मॉल ma। इन दोनों को रिप्लेस कर लो, ये जो फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन है। सो सब्स्टिट्यूटिंग 4 and 5 इन इक्वेशन 3 में डाल देंगे, तो mg माइनस ma, ये T1 हो गया, माइनस T2 मतलब स्मॉल mg प्लस स्मॉल ma इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। हम लोगों को जो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी, और माइनस ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा m माइनस स्मॉल m इंटू जी माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू ए। ठीक है, इसको भी उधर ही रहने दो, ठीक है, क्योंकि a का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। अब इससे a का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाय आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m। राइट, सो दिस विल गिव यू, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइड में, स्मॉल a is equal to capital minus small m into g r square divided by I plus m plus small m capital M plus small m into r square।
ये जो डिनोमिनेटर में था आर आई बाय आर स्क्वायर के आर स्क्वायर, इसको एलसीएम लेके ऊपर लेके चले. सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. इज इट क्लियर? यस सर. तो हर क्वेश्चन में तुम देखोगे कि यही चीज करना होता है. अभी तक जो तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन में पढ़े, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गया, एक अलग से इक्वेशन ऐड हो गया रोटेशन का. ये दोनों तो काम करेगा ही तुम्हारा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, राइट? बोथ दीज इक्वेशंस आर स्टिल वैलिड, लीनियर इक्वेशन वाला और ये रोटेशनल इक्वेशन वाला जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का, एक अलग से रोटेशनल मोशन का इक्वेशन आ जाता है, तीसरा इक्वेशन. और उससे हम लोग को बेसिकली एक और रिलेशन मिल जाता है जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होता है. इज इट क्लियर बच्चों? क्लियर है सभी को? यस सर. समझ में भी आ गया सबको? यस सर. लिख लिया ना? यस सर. Okay. Now seventh question is a basic question of moment of forces. Moment of forces मतलब torque पे. Two small kids weighing 10 kg and 15 kg respectively are trying to balance a seesaw of total length 5 meter with a fulcrum at the center. तो हमारे पास एक सीसॉ है ना, पार्क में लगा होता है ना सीसॉ, सारे बच्चे खेलते हैं उस पे. तो सेंटर पे फल्क्रम है, मतलब इसके अबाउट ये रोटेट करता है. टोटल लेंथ 5 मीटर है, तो इधर भी 2.5 होगा और इधर भी 2.5 होगा. सो टोटल लेंथ 5 है. नाउ अस विद द फल्क्रम एट द सेंटर, इफ वन ऑफ द किड इज सिटिंग एट एन एंड, कौन सा बच्चा को एंड पे सिट करना होगा? कौन बताएगा मुझे? तो 10 केजी वाले को एंड में सिट करना होगा या 15 केजी वाले को? किसको बैठना होगा एक एंड पे? 10 kg. 10 केजी वाले को एंड पे बैठना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क बोलते हैं तो डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है. फोर्स यहाँ पे 10g अगर हम लोग लगाते हैं एक एंड पे, तो ये जो फोर्स है 10g, ये तो लेस है, ये दिस फोर्स इज लेस एज कंपेयर टू 15g. तो 15g थोड़ा अंदर की तरफ, मतलब 15 केजी वाला जो बॉडी है वो थोड़ा अंदर की तरफ बैठेगा, एंड पे नहीं बैठेगा, इसको बैलेंस करने के लिए, राइट? सो अगर वेट कम है तो इसका डिस्टेंस ज्यादा होना होगा इस फल्क्रम से, राइट? तो ये हम लोगों को दे रखा है 2.5. हम लोगों को ये निकालना है कि वेयर शुड द अदर सेट. तो ये x डिस्टेंस पे मान लो ये दूसरा बच्चा बैठा हुआ, राइट? तो जो पहला बच्चा बैठा हुआ है उसका वेट 10g और उसका जो डिस्टेंस है यहाँ से ये हो गया 2.5, और दूसरा बच्चा जो है ये x डिस्टेंस पे बैठ गया, इसका वेट जो है वो 15g है. अब इसका जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. दोनों को इक्विलिब्रियम के केस में बैलेंस करना है दोनों टॉर्क को. तो टॉर्क ड्यू टू दिस 10g वेट, मतलब जो 10 केजी वाला बच्चा है उसके वेट की वजह से जो टॉर्क है दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10g इंटू 2.5 कर लेंगे, राइट? और दिस इज इक्वल टू ये जो 15 केजी वाला बच्चा है उसका जो वेट है 15g इंटू x हो जाएगा. अब हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है बैलेंस करके. तो x का वैल्यू, अब ये g और g कैंसिल हो गया, 5 3 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स. 2.5 into 2 is 5 divided by 3. So 5 divided by 3, that means 1.67.
1.67 मीटर डिस्टेंस पे बैठना होगा। So 1.67 meter from the center. इसमें लिख लेना नेट टॉर्क about fulcrum is 0 if the seesaw is balanced. क्लियर बच्चों? सभी को क्लियर है? Yes, sir. लिख भी लिया सबने? Yes, sir. Now the next question, a uniform ladder of mass 10 kg leans against a smooth vertical wall making an angle 53 degree with it. तो जो वॉल है वो स्मूथ है, मतलब वॉल पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विथ इट, मतलब ये हमारा लैडर हो गया, ठीक है। दिस लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल which is smooth, so there is no friction here. So at this position there is no friction. The other end ends rests on the rough horizontal floor. अब ये वाला एंड जो है रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अगर आप एक ये जो लैडर है इसको छोड़ोगे तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, इस लैडर का, इसका टेंडेंसी इधर मूव करने का होगा। अगर इसका टेंडेंसी इधर मूव करने का है, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब मोशन को अपोज करता है या टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन लेफ्ट जाने का है तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, राइट की तरफ लगेगा। क्लियर है? किसी भी मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, तो मोशन इसका टेंडेंसी लेफ्ट की तरफ जाने का है तो राइट की तरफ फ्रिक्शन लगेगा ना। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द लैडर। नॉर्मल फोर्स जो लैडर पे लगा रहा है, ये फ्लोर जो लैडर पे लगा रहा है N2 है, और ये फ्रिक्शन फोर्स F है, और एक नॉर्मल फोर्स जो दीवार लगाएगा इस लैडर के ऊपर वो N1 हो गया इस डायरेक्शन में, और दूसरा ये वेट जो लैडर का है वो W इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर, ये 53 डिग्री। अब आपको कह रहा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द लैडर। जैसे पिछली क्वेश्चन में किया वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे हम लोग। नेट फोर्स 0 करेंगे x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, है ना, एक परपेंडिकुलर दो xy प्लेन में है, मतलब तो हम लोग x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स को बैलेंस करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन होना है ना। सो कह रहा है कि the other end rests on the horizontal floor, rest कर रहा है मतलब there is no motion, no motion, that means both translational and rotational equilibrium should be there. For translational equilibrium, so for translational equilibrium, force in x direction should be sum of all the forces in x direction should be 0, मतलब that should be balanced. So that means ये normal reaction N1 is equal to friction force F,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो ही फोर्स लग रहा है, एक F लग रहा है N1, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो N1 F के बराबर हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में N2 है और दूसरा वेट W नीचे के तरफ, ये दोनों भी एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, मतलब N2 इज इक्वल टू वेट W। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। now taking torque about B, तो टेकिंग टॉर्क अबाउट बी, इस पॉइंट बी के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क लेते हैं तो देखो जो फोर्सेस इस पॉइंट से पास करेगा उसके वजह से तो टॉर्क ऐसे ही जीरो हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया। सिंस N2 and F passes through B, there will be no torque of N2 and F about B। तुम लिख लेना, since N2 and F passes through point B, there will be no torque due to normal reaction N2 and F about this point B। अब हम लोग आते हैं, दो फोर्स और बच गया, एक W, वेट W है, इसके वजह से रोटेशनल जो इफेक्ट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इस N1 के वजह से जो रोटेशनल इफेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस पॉइंट के अबाउट। ये N1 क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा और वेट जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। वेट का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसके अलोंग है, राइट। और ये तो लाइन ऑफ एक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो ये है एक्सिस BC हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो नेट क्लॉकवाइज टॉर्क So net clockwise torque is equal to net anti-clockwise torque। So clockwise torque हमारा क्या है, W into BC is equal to N1 into AO, जो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा N1 का B पॉइंट से, that will be same as AO, right, N1 into AO। क्लियर। अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं, ये हम लोगों को इसका लेंथ नहीं दे रखा है AB के टर्म्स में, सो AB के टर्म्स में अगर हम लोग बात करेंगे, सो W इंटू अब देखो ये जो BC है ये क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज इक्वल टू AB बाई 2, हाफ ऑफ AB है ये, तो AB बाई 2 और ये 53 है, ये कितना है 37 है, तो AB बाई 2 cos 37 हो जाएगा। सो W इंटू AB बाई 2 cos 37 इज इक्वल टू N1 इंटू AO को हम लोग लिख सकते हैं cos 53 डिग्री, AB cos 53 डिग्री, AB इंटू cos 53 डिग्री। अब ये AB और AB कैंसिल हो गया, राइट, सो दिस विल बी इक्वल टू, अब हम लोग को W बाई 2 इंटू cos 37 हमारा 4/5 होता है, इज इक्वल टू N1 इंटू cos 53 डिग्री हमारा 3/5 होता है, 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, सो 2W इज इक्वल टू 3N। सो हमारा एक रिलेशन आ गया, ये सॉरी N1, सो इससे हमारा आ गया N1 इज इक्वल टू 2/3 of W। This is our third relation, right?
अब हम लोग को N2 निकालना है। N2 तो W के बराबर हो गया, वेट कितना है 10G, सो N2 इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू 10G। G का वैल्यू 9.8 कर लोगे तो 98 न्यूटन हो जाएगा N2। उसके बाद N1 इज इक्वल टू 2/3, हम लोग को N2 ही निकालना था और F निकालना था, सो F इज इक्वल टू N1 is equal to 2/3 W. So this is 2/3 into 98, 196/3, which is equal to 2/3 into 98. So this is 65.33 newtons. So ये हमारा friction force. Is it clear? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now next one is the ladder shown in the figure has negligible mass and rests on a frictionless floor. तो बेसिकली ये जो लैडर है, जनरली तुम देखते होगे पेंटर वेंटर आते हैं तो इस तरह का वी शेप्ड का लैडर यूज करते हैं, ए शेप का लैडर यूज करते हैं, और इसमें बेसिकली बीच में ना ये रोप से बांधे रहते हैं, क्योंकि अगर रोप से नहीं बांधेंगे तो ये इधर मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा और वो गिर जाएंगे। तो उसको ये स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे एक रोप से इसको टाई किए रहते हैं, ठीक है, बीच में। हैव यू नोटिस्ड इट? चलो नोटिस करना अगली बार अगर नोटिस नहीं किया तो। So पेंटर्स वगैरह जनरली इस तरह का लैडर यूज करते हैं। द लैडर शोन इन द फिगर हैज नेग्लिजिबल मास एंड रेस्ट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। द क्रॉस बार कनेक्ट्स द टू लेग्स ऑफ द लैडर एट द मिडिल। तो ये होता है क्रॉस बार जो कि इसको बांधे रखता है। द एंगल बिटवीन द टू लेग्स इज 60 डिग्री। ये जो एंगल है इनके बीच में, ये एंगल 60 डिग्री है। The fat person sitting on the ladder has a mass of 80 kg. ठीक है, तो इसको पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। 80 kg को फैट बोल रहा है, तो पता नहीं हम लोग ओवर फैट में चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, ओबेस में चले जाएंगे। चलो, so the fat person sitting on the ladder has a mass of 80 kg. Find the contact force exerted by the floor on each leg and the tension in the cross bar. तो हम लोग को ये कॉन्टैक्ट फोर्स N1 N का वैल्यू निकालना है और ये टेंशन T निकालना है। ये जो डिस्टेंस है, ये हाफ द डिस्टेंस, हाइट 1 मीटर है इसका और टोटल हाइट इसका 2 मीटर। तो ये जो अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, ठीक है, तो ये देखो एक टेंशन T है, इस डायरेक्शन में लग रहा है,
ये जो वेट है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक जो नॉर्मल रिएक्शन है वो n इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, सो इसका जो नेट अगर हम लोग फोर्स देखेंगे, ये इधर भी है ग्राउंड के ऊपर, एक फोर्स इधर भी लग रहा है n, तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू n plus n is equal to weight of the person, that is 80 g. So this will give you 2n is equal to 80 into 9.8, or n is equal to 80 into 9.8 by 2. So this is 392 Newton, right? So यहाँ पे लिखोगे since the ladder and the person together is in vertical equilibrium, okay, the ladder and the person together is in vertical equilibrium, so जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगेगा। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कोई मतलब नहीं है, टी और टी एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, राइट, एक दूसरे को बैलेंस करके जीरो कर देगा और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट मान लो, ए पॉइंट मान लो इसको, सो now taking torque of forces about A for rotational equilibrium, क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट तो कर नहीं रहा है, सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम जितना, ये देखो ये टी जो है इसको इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये नॉर्मल रिएक्शन इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो टॉर्क ड्यू टू एन इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू, ये जो एन है तो ये पॉइंट मान लो ए था, ये पॉइंट बी है, तो ये ए बी अगर निकालोगे, ये टोटल 60 डिग्री है, तो इसका हाफ कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, राइट। नाउ फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नॉर्मल रिएक्शन n इंटू ए बी इज इक्वल टू टेंशन T इंटू 1 मीटर, ये जो टेंशन T है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे कितना है, 1 मीटर के बराबर, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो T इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू n इंटू ए बी, एंड ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो ये हाइट दे रखा है 2 और ये 30 डिग्री दे रखा है, तो ए बी बाई 2 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ए बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री है, तो ए बी इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री हो जाएगा, 2 tan 30 डिग्री मतलब 2/√3 हो गया, सो n इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू T इंटू 1। हम लोगों को टेंशन T निकालना है, T इज इक्वल टू n तो हम लोग को पता ही है 392 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, तो इसका वैल्यू निकालेंगे, so 452.64 Newton. This is the value of the tension T. क्लियर है बच्चों?
इज इट क्लियर? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन दे रखा है, टू स्मॉल बॉल्स ए एंड बी ईच ऑफ मास एम आर अटैच्ड रिजिडली टू द एंड्स ऑफ ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ डी। तो एक लाइट रॉड है, इसमें दो मासेस लगे हुए हैं, दोनों का मास एम लगा हुआ है, दोनों तरफ एक दो छोटे छोटे बॉल्स लगे हैं, मास एम और मास एम का। इसके बीच में जो रॉड है जो इसको होल्ड किए हुए साथ में, दैट इज मासलेस, उसका खुद का कोई मास नहीं। So two small rods A and B, each of mass m, are attached rigidly to the ends of a light rod of length d. तो इसका पूरा लेंथ d है, राइट? तो इस मास के ये जो डिस्टेंस AO होगा, दिस AO डिस्टेंस इज इक्वल टू d by 2, और जो BO डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू d by 2. The structure rotates about the perpendicular bisector of the rod at an angular speed omega. तो यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है और एंगुलर स्पीड इसका ओमेगा दे रखा है. Calculate the angular momentum of the individual balls and of the system about the axis of rotation. So angular momentum हमने पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक पार्टिकल का, ऑफ अ पार्टिकल. तो यहाँ पे ये जो छोटा सा स्मॉल बॉल है वो पार्टिकल ही है, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम. तो हम लोग इसको mvr L1 इज इक्वल टू mvr, L से हम लोग एंगुलर मोमेंटम को L से रिप्रेजेंट करते हैं, L1 इज इक्वल टू mvr. तो इसका वैल्यू अगर m इंटू v मतलब ओमेगा r होता है इंटू r. सो दिस इज m ओमेगा r स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा इंटू r. कितना है यहाँ पे रेडियस जो इसका रोटेशन का, d बाई 2 हो गया. सो d बाई 2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज m ओमेगा d स्क्वायर बाय 4. उसी तरह एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एट ए ये था सेम, बिकॉज दोनों एक ही, दोनों का जो रोटेशन का सेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज ही है, दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम ही होगा, और बाद में टोटल एंगुलर मोमेंटम में उन दोनों को ऐड कर देंगे. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट बी is equal to L2. This is mvr again, which is m omega d square by 4, जैसे पिछले केस में. अब आपको कह रहा है सिस्टम का भी एंगुलर मोमेंटम निकालने, इंडिविजुअल बॉल्स एंड ऑफ द सिस्टम. सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम So angular momentum of the system is equal to L1 plus L2. नेट एंगुलर मोमेंटम ऐड कर देंगे दोनों का, और बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट बिकॉज दोनों का सेंस सेम ही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उन दोनों का जो एंगुलर मोमेंटम होगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस ऑफ जेड डायरेक्शन होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में एड अप हो जाएगा L1 प्लस L2. सो m ओमेगा d स्क्वायर बाय 4 प्लस m ओमेगा d स्क्वायर बाय 4. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं m ओमेगा d स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा. सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम L. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी होमवर्क हम नहीं दे रहे हैं, होमवर्क हम कल ही एक बार में बताएंगे। कल जहां तक पहुंचेंगे उसके हिसाब से तुमको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन जो एससी वर्मा के हैं तुमको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन तुम कर सकते हो। ठीक है, श्रेष्ठ तुम्हारे पास एससी वर्मा है? नहीं सर, मेरे पास